हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। श्री गंगानगर प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। जैसा कि अपने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के अपने कंटिन्यू कर रहे थे, अपने इंडियन ज्योग्राफी के MCQ लेके आ रहे थे। काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, शायद आज 5-6 दिन हो गए। अपने कंटिन्यू पूरा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस अपने MCQ से कवर कर लेंगे। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 15 या 20 ऐसी क्लासेस आएंगी जिसके अंदर आपके सारे जो भी MCQ निकलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के सारे कवर करवा दिए जाएंगे। तो जल्दी से जो अभी नए आए हैं चैनल पे, अभी नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दो, क्योंकि आपको कंटिन्यू यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटिकल भी पूरा मिलेगा SSC के लेवल का, इसके साथ में हिस्ट्री भी पूरा मिलेगा। यानी कि कंप्लीट पोर्शन आपका, कंप्लीट सिलेबस, जैसे SSC के लेवल का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। मैं कहूँ तो भारत के लेवल का, सेंट्रल लेवल का पूरा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट आपको यहाँ से MCQ से कवर करवा दिया। और थ्योरी की क्लास अभी बहुत जल्दी इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आने वाली है। तो अपने चलते आगे, सबसे पहले आज अपने जो लेके आए वो क्या, भारत के उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योगों के ऊपर चर्चा करेंगे। और कौन कौन से उद्योग है तो आपको मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण कौन से, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये रहा, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। यानी कि इसका कहने का मतलब, जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके ऊपर सरकार ने सर्वाधिक पैसा लगाया था, जिसके ऊपर सरकार ने सर्वाधिक पैसा लगाया, ऐसा कौन सा उद्योग है। पटवार के अंदर पूछा गया प्रश्न था, ये सेम 4 के 4 ऑप्शन थे और पूछ लिया उन्होंने, ऐसा कौन सा, बिल्कुल लॉजिकल सा प्रश्न बनता है यहाँ से भी, ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके ऊपर सरकार ने सर्वाधिक पैसा लगाया या फिर बहुत बड़े क्षेत्र में वो चला। तो इसमें से बता दूं, सबसे बड़ा ये उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग ऐसा उद्योग है जिसके ऊपर सरकार ने सर्वाधिक पैसा लगाया था। इस लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर सरकार ने सर्वाधिक पैसा लगाया था। यानी मैं कहूँ सरकार का जितना बजट निकलता है, सरकार का जितना भी बजट निकलता है उसमें से सर्वाधिक पैसा यहीं से निकलता है। तो सर्वाधिक पैसा कहाँ पे लगाता है, लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर सरकार ने सर्वाधिक क्या लगाया था, पैसा लगाया था। उर्वरक उद्योग को इतना खास नहीं है, उर्वरक उद्योग सिर्फ कृषि के लिए संबंधित है, सिर्फ कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। उर्वरक उद्योग सिर्फ कृषि से संबंधित पड़ता है, इसने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दवा व रसायन उद्योग, यह भी इतना बहुत कम मात्रा में चलता है, बहुत कम मात्रा में दवा का उपयोग चलता है, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं होता। भारत में लोहा व इस्पात काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलता है, तो सर्वाधिक पैसा भी लोहा या इस्पात उद्योग। और आपको बता दूं, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम उद्योग की बात करूं, एल्यूमिनियम उद्योग की बात करूं तो सरकार का, अगर कोई भी एल्यूमिनियम का जो प्लांट लगाता है, एल्यूमिनियम का उद्योग लगाता है, तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम उद्योग के ऊपर भी सरकार का काफ़ी पैसा लगता है। यानी कहूं मैं, अगर अपने को 1 kg एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, 1 kg प्राप्त करना है, तो 1 kg में 700 ग्राम के बराबर इसका पैसा यहाँ पे लग जाता है। कोयले की बहुत ज़्यादा खपत होती है एल्यूमिनियम के उद्योग के अंदर। तो अपने प्रश्न कौन था, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ। तो यहाँ पे सर्वाधिक पैसा लगा लोहा इस्पात उद्योग के अंदर। तो एक का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आगे चलते हैं अपने, तो जल्दी से जो चैनल पे नए आए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दो। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। यह पूछ रहा आधुनिक, वर्तमान में जहां से लोहा इस्पात निकलता है, वर्तमान में जहां से लोहा इस्पात निकलता है, वो आधुनिक रूप से वर्तमान में वास्तविक रूप से कहां से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में जो लोहा इस्पात निकल रहा है वो वर्तमान में वास्तविक रूप से, मूल रूप से कहां से माना जाता है। यहाँ जैसे अपने राजा महाराजा कभी पढ़ते हैं इतिहास के अंदर,
तो जैसे अपने पढ़ते हैं, जैसे अगर मेवाड़ की गुहिल वंश की बात करता हूँ, राजस्थान के कोई किसी ने पढ़ा होगा, अगर मेवाड़ की मैं गुहिल वंश की बात करूँ तो मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक तो गुहादित्य को माना जाता है, गुहादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो बप्पा रावल को कहा जाता है, बप्पा रावल को कहा जाता है। मतलब मूल रूप से स्थापना करने वाला बप्पा रावल था, लेकिन शुरू करने वाला गुहादित्य था। ये उदयपुर के मेवाड़ की बात करता हूँ। इसी प्रकार ये पूछ रहा अपने से वास्तविक कहाँ से माना जाता है, वास्तविक कुल्टी से माना जाता है, कुल्टी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसको टिक कर लेना। आधुनिक लोहा इस्पात का उद्योग का वास्तविक प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, कुल्टी पश्चिम बंगाल से माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यहाँ से टिक कर लेना। और जमशेदपुर के बारे में बता देता हूँ, जमशेदपुर में सबसे पहला लोहा इस्पात का संयंत्र लगा था, टिस्को के नाम से लगा था, जो कि कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, स्वर्णरेखा नदी के ऊपर पड़ता है, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर पड़ता है जमशेदपुर। यहाँ पे टिस्को के नाम से टिस्को के नाम से सबसे पहला लोहा इस्पात संयंत्र लगा था। लेकिन अपने को पढ़ना क्या, वास्तविक रूप से प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, कुल्टी पश्चिम बंगाल से माना जाता है। तो दूसरे का 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न जल्दी से पढ़ो। प्रश्न क्या बोल रहा, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो अपने तट पड़ता है, भारत का समुद्री तट पड़ता है, एक साइड में कौन सा सागर लगता है, एक साइड में अरब सागर लगता है, दूसरी साइड में कौन सी खाड़ी लगती है, बंगाल की खाड़ी लगती है। एक साइड में अरब सागर लगता है, दूसरी साइड में कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी लगती है। अपने से पूछा तट के ऊपर कौन सा इस्पात संयंत्र भारत का लगा हुआ है, तट के ऊपर कौन सा इस्पात संयंत्र लगा होता है। तो आपको बता दूं, तट के ऊपर लोहा इस्पात का, यानी लोहा इस्पात की बात कर रही है, लोहा इस्पात की बात कर रहा है, लोहा इस्पात की बात कर रहा है। तट के ऊपर लगा हुआ विशाखापट्टनम, तट के ऊपर यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ता है, और आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, इसी बंदरगाह के ऊपर लगा हुआ है लोहा इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम के अंदर, इसी के ऊपर लगा हुआ। और विशाखापट्टनम से ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इसी विशाखापट्टनम से ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लोहा की बात करूँ या फिर मैं झारखंड का लोहा की बात करूँ, इसी विशाखापट्टनम से ही यह लोहा जापान की ओर जाता है। पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, राजस्थान भारत का छत्तीसगढ़ का लोहा या फिर मैं कहूँ झारखंड व छत्तीसगढ़ का लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से कौन से देश को निर्यात किया जाता है, किस देश में भेजा जाता है। तो जापान के साथ साथ दक्षिण कोरिया भी इसके अंदर शामिल होता है। दक्षिण कोरिया व जापान को लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से भेजा जाता है। और अपने से क्या पूछ रहा, तट के ऊपर कौन सा है, विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम से यहाँ से अपना विशाखापट्टनम ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, तट पे आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, विशाखापट्टनम, सी नंबर ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और लोहा 4 प्रकार का होता है, लोहा 4 प्रकार का होता है। क्या चीज है, तूतीकोरिन बंदरगाह है, लेकिन ये क्या पूछ रहा, इस्पात संयंत्र पूछ रहा है। इस्पात लोहा इस्पात संयंत्र, वहां पे जो लगा हुआ है वो प्लांट लगे हुए है, लोहा इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम से ही है। तूतीकोरिन बंदरगाह जरूर है, लेकिन लोहा इस्पात संयंत्र लगा हुआ विशाखापट्टनम से ही है, आंध्र प्रदेश में वो पड़ता है। और इसी बंदरगाह से जापान व दक्षिण कोरिया को लोहा निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे कर्नाटक में एक और बात लोहा इस्पात के बारे में बता देता हूँ। कर्नाटक में एक बंदरगाह पड़ता है, बंदरगाह का नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। बेंगलोर तो उसकी राजधानी है, लेकिन बंदरगाह का नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। इस न्यू मैंगलोर बंदरगाह से लोहा को सऊदी अरब में निर्यात किया जाता है। कर्नाटक के न्यू मैंगलोर बंदरगाह को सऊदी अरब में भेजा जाता है, लेकिन एक गोवा में बंदरगाह पड़ता है, उस बंदरगाह का नाम है मारमा गोवा।
गोवा में एक बंदरगाह पड़ता है, उस बंदरगाह का नाम मारमा गोवा। यहाँ से लोहा को भी जापान भेजा जाता है, यहाँ से लोहा को भी जापान भेजा। तो भारत से जापान दो बंदरगाह से भेजा जाता है लोहा। एक तो मारमा गोवा बंदरगाह से भेजा जाता है, दूसरा विशाखापट्टनम बंदरगाह से भेजा जाता है। तो अपना विशाखापट्टनम यहाँ से बिल्कुल सही होगा। तूतीकोरन तमिलनाडु में पड़ता है, इसमें ये सलेम भी तमिलनाडु में पड़ता है, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और मैंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। यह मैंगलुरु नहीं है, मैंगलोर है, न्यू मैंगलोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर की बात कर रहा है। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे पहला प्रश्न पूछ लेगा, सबसे पहला प्रश्न दुर्गापुर कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के अंदर लोहा इस्पात संयंत्र पड़ता है, जो कि किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से। आजकल एग्जाम में सीधा सिंपल सा यही पूछा जाता, पटवार के अंदर पूछा गया प्रश्न था, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगा था? ब्रिटेन के सहयोग से। और कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। और जल्दी से आगे के चलते हैं। और आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, मैं आपको अच्छी सी बात बता देता हूँ। कुछ नहीं होगा क्या इसका? नहीं होगा ये, चलो कोई बात नहीं। आपको एक और अच्छी सी बात बता दूं, यहाँ पे ब्रदर्स कोचिंग एजुकेशन के एक टेस्ट माफिया के नाम से एक वेबसाइट चलती है। गूगल के ऊपर जाना और एक प्लेटफॉर्म पे जाना गूगल के ऊपर, जहाँ पे साइट लिखना www.testmafia.in। गूगल के ऊपर जाकर इस साइट को लिखना और वहाँ पे ओपन करना। जो आपको प्लेटफॉर्म ओपन होगा गूगल के ऊपर, इस साइट को जब यूज़ करोगे तो जो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, ऑनलाइन कोर्सेज दिखाई देंगे, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको कंप्लीट दिखाई देंगे। ऑनलाइन कोर्सेज दिखाई देंगे, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज दिखाई देंगे। ये काम क्या आएगी? ये काम आएगी एसएससी को पास करवा देगी आपको। रेलवे में काम आएगी। एसएससी जीडी की बात करूं या फिर मैं बैंकिंग की बात करूं, डीआरडीओ की बात करूं या फिर डिफेंस सिस्टम की बात करूं आदि, इसके अलावा ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, यहाँ के पास करने के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज पड़ा हुआ, पूरा सिलेबस के साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ से मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बहुत कम फीस में मिलेंगे। लेकिन जब आप दीपक कूपन कोड को यूज़ करोगे, इस कूपन कोड को यूज़ करोगे तो उसी जो आपको दिखाई देगा, जो आपको पेमेंट दिखाई देगा, उसके ऊपर भी 70 से 80% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्योंकि कौन सा कोड यूज़ करना पड़ेगा? दीपक कोड जब भी यूज़ करोगे तो आपको 70 से 80% का वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी ग्रुपों में शेयर भी कर दो। और क्वेश्चन नंबर 5, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। सबसे पहला प्रश्न, राउरकेला कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। सबसे पहला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से होती है? इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से होती है। जर्मनी के सहयोग से होती है। पहले वाला देखा था दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ पे था? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कौन से बंगाल में? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और वो किसकी सहायता से था? दुर्गापुर किसकी सहायता से था? दुर्गापुर तो ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से इसका स्थापित होता है। लेकिन अपने को क्या पूछा? राउरकेला पूछला। राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी तैयार हो रहा है। राउरकेला में सबसे बड़ा उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर पड़ती है। यहाँ पे सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी तैयार हो रहा है। और इसी के अंदर जो राउरकेला इस्पात संयंत्र लगा हुआ है वो किसकी सहायता से बना था? जर्मनी के सहायता से बने। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से बना था। 5 नंबर ऑप्शन का डी नंबर ऑप्शन अपना सही हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का। तो आगे चलते जल्दी से। प्रश्न नंबर 6, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आपसे पूछ रहा भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? किसकी मदद से? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है। किसकी मदद से स्थापित किया गया था? और भिलाई तो स्थापित किया गया था रूस की सहायता से।
रूस की सहायता से। अब तीनों में आपको एक साथ बता देता हूं। सबसे पहले दुर्गापुर किया था, दुर्गापुर तो किसकी सहायता से लगा था? ब्रिटेन की सहायता से लगा था। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। उसके बाद राउरकेला पड़ा था, राउरकेला तो किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से लगा था। लेकिन भिलाई की बात करते हैं तो भिलाई तो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से लगाया गया। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं पटवार के एग्जाम में या फिर आरएस के एग्जाम में कितनी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और भिलाई रूस की सहायता से लगाया। पूछ क्या रहा अपने से? भिलाई पूछ रहा हो। भिलाई जहां भी आपको क्या दिखे, रूस दिखे, उसको टिक करो, जल्दी से आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रूस की सहायता से स्थापित, अभी पीछे वाला पढ़ के आए थे, रूस की सहायता से स्थापित लोहा इस्पात संयंत्र कौन सा है? रूस की सहायता से तो भिलाई है। अभी पीछे वाला पढ़ के आए थे, रूस की सहायता से कौन सा? भिलाई। अभी पढ़ के आए थे। अभी एक बार और आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं दोबारा बता देता हूं। दुर्गापुर तो किसकी सहायता से लगाया गया था? ब्रिटेन की सहायता से लगाया था, ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला की बात कर देता हूं। राउरकेला तो जर्मनी की सहायता से लगा था, जर्मनी की सहायता से। और बोकारो, ये भिलाई किसकी सहायता से लगा था? रूस की सहायता से लगा था। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? अभी तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गई, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था उस प्रकार पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ था। तो उनको, भारत के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कैसे योजना तैयार की जाए, कैसे पूरे देश को चलाया जाए। तो उन्होंने एक डिसाइड किया, 5 वर्षों का लक्ष्य रखते हैं। 5 वर्षों का ऐसा लक्ष्य रखते हैं भी 5 वर्ष में अपने को ये काम करना है, इस 5 वर्ष में ये काम करना पड़ेगा, अगले 5 वर्ष में ये काम करेंगे। और 5 वर्ष का एक कैलेंडर तैयार कर लेते हैं भी इस 5 वर्ष में क्या टाइम टेबल बना लेते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, उसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन तीनों को स्थापित किया गया था। भिलाई को, दुर्गापुर को और राउरकेला को। भिलाई है किसकी सहायता से लगा था? दोबारा बताना। रूस की सहायता से लगा था। दुर्गापुर किसकी सहायता से लगा था? ब्रिटेन की सहायता से लगा था। और राउरकेला किसकी सहायता से लगा था? जर्मनी की सहायता से लगा था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको लगाया गया था। 8 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आगे चलते हैं तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या पूछ रहा अपने से? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यानी कि जो पहले भारत के अंदर इस्पात का कारखाना लगा हुआ था, इस्पात निकाल रहे थे, सभी अपनी मनमर्जी के मालिक थे। कितना भी निकाले, कैसे भी निकाले, सरकार को कर को टैक्स को चोरी कर लिया जाता था, कर नहीं भरा करते थे, अपनी मर्जी से बेच दिया करते थे। लेकिन बाद में इसका भी एक संस्थान बना दिया गया, इसका भी एक केंद्र बना दिया गया, जिसे कहा गया भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। यानी कि जितना भी लोहा इस्पात आयात होगा, जितना भी लोहा इस्पात निर्यात होगा, जितना भी आयात होगा, निर्यात होगा, दूसरे देश में बेचा जाएगा और दूसरे देश में लाया जाएगा, उसको पूरे के पूरे को यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाएगा। कौन से प्राधिकरण में? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में, सेल के नाम से यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछ लेगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1974 में इसकी स्थापना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा अपने को, पढ़ते हैं एक बार। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? स्वतंत्रता के पश्चात अपने को पता है सबसे पहला कौन सा लगा था? सबसे पहला जमशेदपुर। यहाँ पे नहीं होगा, ये बहुत पहले लग गया था, लगभग 1900 के समथिंग लग गया था, लगभग 1900 से समथिंग लग गया था। तो जमशेदपुर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा।
इस नाम का कोई कारखाना है नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और कुल्टी, बर्नपुर, विशाखापट्टनम में, बर्नपुर में कोई भी लोहा इस्पात का कारखाना नहीं है। तो तीनों ऑप्शन जब कट जाते हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है। अपने को पता है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर लगाए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ये तीनों के तीनों लगाए गए थे। एक बार फिर बता देता हूँ, भिलाई किसकी सहायता से लगा था? रूस की सहायता से। दुर्गापुर किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से लगा था। एक बार फिर बता देता हूँ। और आपसे क्या पूछ रहा, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समझ स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1947 के बाद, और दूसरी पंचवर्षीय योजना तो 56 से 61 में चली थी। 1956 से 1961 के मध्य चली, तो स्वतंत्रता के पश्चात यही लगे हैं, क्योंकि जमशेदपुर 1900 के समथिंग लगा। इस प्रकार का कोई कारखाना नहीं है। बर्नपुर में कोई वैसे ही कारखाना नहीं है। बसता एक ऑप्शन। तो आगे चलते हैं इसको टिक करके। 12। हाँ जी, 2017 में बंद होगी। 2017 में लास्ट था। 2012 से 2017 के मध्य सिर्फ 12 ही चली थी। 12 पंचवर्षीय योजना थी। 2017 के बाद नहीं चली। ठीक है, आगे वापस आपको फिर एक अच्छा सा तरीका बता देता हूँ। ये पता नहीं क्या होगा इसके। अच्छा बस ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, गूगल के ऊपर जाना और एक वेबसाइट को लिखना। ये अभी पता नहीं क्या करेगा। डॉट पे चले जाएगी, अभी चलेगी। ठीक है, गूगल के ऊपर जाना और एक वेबसाइट है, वेबसाइट को लिखना गूगल के भी, या क्रोम के ऊपर भी चले जाना जहाँ पे रेंज अच्छी रहे आपके फ़ोन में। www.testmafia.in। यह जब वेबसाइट ओपन करोगे, जो आपको प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देगी। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी दिखाई देंगे, और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बगल के अंदर रिकॉर्डेड कोर्सेज भी दिखाई देंगे। कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज मिलेगा, और कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। जब आप क्या करोगे, इनको देखोगे, ये काम क्या आएगी? ये काम आएगी आपको एसएससी के एग्जाम में काम आएगी, या फिर मैं कहूँ डीआरडीओ के एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, या फिर रेलवे के एग्जाम में। पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस भी और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे पड़ी हुई है। आप जब भी इसको परचेस करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन कूपन कोड दीपक को जब भी आप यूज़ करोगे तो कम से कम आपको, कम से कम क्या बहुत होता है, 70 से 80% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। 70 से 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दीपक कोड को यूज करना और सस्ते से सस्ता कोर्स खरीद लेना। आगे चलते हैं तुरंत, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा, जल्दी से पढ़ो। ये कह रहा, भारत में प्रथम कपास मिल, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा आपको, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारत में सबसे पहली जो सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना की गई थी, वो कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो भारत में जो सबसे पहले सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी, कहाँ पे? कोलकाता शहर में भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी। कोलकाता शहर में भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी। कोलकाता शहर में कौन से सन में? 1818 के अंदर। लेकिन जो कोलकाता में स्थापना की गई थी वो असफल रही थी। असफल होती है, क्या सफल होती है? असफल होती है। क्योंकि जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाया करता हूं तो आपको मैं बताया करता हूं, यहाँ पे दक्कन का पठार पड़ता है। दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और काली मिट्टी में सर्वाधिक तो क्या होता है? कपास होता है। काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास होता है। अब देखो, कपास तो सर्वाधिक यहाँ पे हुआ, कपास सर्वाधिक यहाँ पे हुआ, लेकिन कारखाना जाके कहाँ पे लगा दिया? कोलकाता में लगा दिया। अब उनकी मर्जी थी, पता नहीं क्यों लगाया, तभी तो असफल हुआ। काली मिट्टी यहाँ पे दक्कन के पठार में सर्वाधिक है। दक्कन के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी, और काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास होती है। लेकिन उनका मन किया भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अपने कोलकाता में लगाएंगे। कोलकाता में जब लगाया गया तो यहाँ से कपास को वहाँ पे लेके जाना, वापस लेके आना, लेके जाना बहुत भारी, यहाँ पे महंगा पड़ता था। यातायात की समस्या आती थी सबसे बड़ी। तो ये जो कारखाना कोलकाता में लगाया गया था, भारत का पहला सूती वस्त्र का कारखाना कोलकाता में 1818 में लगाया गया, जो कि सफल रहा था। भारत का सफल सूती वस्त्र कारखाना फिर इसके पास में लगाया गया, जो कि मुंबई में लगाया गया।
क्या? हाँ जी, बिल्कुल पहले लगा दिया था, तभी तो उनको वापस पटका गया यहाँ पे। 1818 आज़ादी कहाँ पे मिले थे 1818 में? अपने को अंग्रेजी मार रहे थे उस समय। भारत में प्रथम कपास मिल की या फिर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ पे होती है? कोलकाता में होती है। कोलकाता तो किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। 1818 में यहाँ पे लगाया गया। एक बात और बता दूं यहाँ से, राजस्थान के एग्जाम में भी आते ये कपास मिल से प्रश्न पूछा जा सकता। राजस्थान में सबसे पहली सूती वस्त्र की कारखाना 1889 के अंदर ब्यावर अजमेर के अंदर द कृष्णा मिल्स के नाम से दामोदर दास राठी व श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया। द कृष्णा मिल्स उस मिल का नाम था और इसको स्थापित करने वाले दामोदर दास राठी व श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। सूती वस्त्र के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध है। इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र में चीन का प्रथम स्थान है और चीन का मैनचेस्टर तो शंघाई शहर को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर की बात करूं, जापान का मैनचेस्टर तो ओसाका को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। फिर मैं बात करूं, राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। एक बार दोबारा देख लेना। अगर बात करते हैं इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चीन का प्रथम स्थान पड़ता है सूती वस्त्र में, तो चीन का मैनचेस्टर जो इंग्लैंड में पड़ता है ये तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई शहर को, जापान का ओसाका शहर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर में। और अभी जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसी पटवार के एग्जाम 2021 में हुआ था, इसी 21 के अंदर पटवार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। अच्छा, इसका बता दिया था क्या मैंने? भारत में प्रथम कपास मिल कोलकाता में, इसको टिक कर देना, कोलकाता में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का कौन सा उद्योग है बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त है? आज मैं सुबह की जहां पे क्लास लेके आया था वहां भी ये पढ़ा के आया था। भारत का एकमात्र ऐसा उद्योग है, भारत का एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग, या फिर मैं वस्त्र उद्योग की बात करता हूं, वस्त्र उद्योग भारत का ऐसा उद्योग है जो सबसे प्राचीन भी है। विश्व भारत का सबसे प्राचीन उद्योग भी कौन सा? वस्त्र उद्योग पड़ता है। और सबसे संगठित उद्योग, सबसे अच्छे रूप से सुचारू उद्योग भी कौन सा? वस्त्र उद्योग पड़ता है, सबसे प्राचीन उद्योग है। और यही वस्त्र उद्योग है जो कि भारत में सर्वाधिक रोजगार देता है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा? वस्त्र उद्योग है। तो अपने से क्या पूछ रहा? भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार देता है? कौन सा उद्योग पड़ता है? वह उद्योग कौन सा पड़ता है? वस्त्र उद्योग है। बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत, पूरे इंडिया का लगभग 50% जो उद्योग पे लगे हुए, तो 50% वस्त्र उद्योग के ऊपर लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में वस्त्र उद्योग सबको रोजगार देता है। यहां से अपने को क्या सर्वाधिक कार्यकर्ता नियुक्त करने वाला कौन सा? वस्त्र उद्योग। तो अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बटन को बेल आइकन भी कर देना।
विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? विभाजन के कारण जब इंडिया का विभाजन हुआ था, मान के चलना ये अपना इंडिया था इस प्रकार, यहां पे पाकिस्तान पड़ता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी पहले किसके हिस्सा हुआ करते थे? बांग्लादेश व पाकिस्तान भी पहले किसके हिस्सा हुआ करते थे? ये भारत के हिस्सा हुआ करते थे, ये इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। अब यहाँ पे क्या था? दक्कन का पठार था, और यहाँ भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ भी काली मिट्टी सर्वाधिक है। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या हुआ करता? कपास हुआ करता था। इस क्षेत्र में सर्वाधिक कपास हुआ करता था। और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट व पटसन हुआ करता था। और पश्चिम बंगाल को ही बांग्लादेश के नाम पड़ा था। पश्चिम बंगाल से अलग हिस्सा ही बांग्लादेश पड़ा था। यानी कि जब बांग्लादेश एक साइड से अलग हुआ तो जूट व पटसन को भारत को घाटा हुआ। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो कपास का घाटा हुआ। तो अपने से पूछ रहा, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? बहुत भयंकर रूप से प्रभावित हुआ था। वो कौन सा था? एक तो जूट उद्योग था, और रुई उद्योग की बात करते हैं, कपास उद्योग, रुई या कपास एक ही बात है, रुई या कपास की, ये सर्वाधिक प्रभावित हुए। और भारत में सर्वाधिक जूट कौन सा उत्पादन करने वाला राज्य भी कौन सा? पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन। और ये पूछा गया था वीडियो का जो मेंस का एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक जूट या फिर पटसन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। क्या? हाँ जी, होती है। हाँ जी। तो अपने को सबसे ज्यादा घाटा लगा था, आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर जब भारत की बात करते हैं, भारत का जब विभाजन हुआ था तो लगभग भारत के अंदर 300 मिलें थी। सूती वस्त्र की लगभग भारत में 300 मिलें थी। कपास के ऊपर आधारित 300 मिल। जब भारत का विभाजन हुआ तो सारी की सारी पाकिस्तान में चली गई, भारत में सिर्फ 50 ही बची थी। सारी की सारी चली गई थी, तो सबसे बड़ा घाटा हुआ था। इससे बांग्लादेश की साइड से अलग हुआ तो सारी की सारी जूट या पटसन की जो भी इकाइयां थी सारी बांग्लादेश में चली गई, यहाँ से पटसन का घाटा हुआ। तो एक तो जूट व पटसन दो, या फिर इसको कपास के नाम से जानते हैं, इसको सबसे बड़ा घाटा हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देश में आधुनिक, आपको नहीं दिख रहा होगा ढंग से, चलो, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1776 में की गई थी। तो अपने को यहां से पता चला ऊनी कपड़े का, अपने को यहां से मैंने एक पर्सन में सभी को इंक्लूड कर दिया था। ऊनी कपड़े का सबसे पहले कारखाना कहां पे लगाया गया? अपने को पता चला कानपुर में लगाया गया। आपसे पूछे ऊनी कपड़े का सबसे पहला कारखाना कानपुर में लगाया गया, कानपुर तो यूपी में पड़ता है। दूसरा मैंने इसी पर्सन में लिख दिया था, इसे लाल इमली के नाम से, जो ऊनी कपड़े का सबसे पहला कारखाना था इसे लाल इमली के नाम से रखा गया। लाल इमली, ऊनी कपड़े का जो सबसे पहला कारखाना लगाया गया उसका नाम लाल इमली रखा गया। और ऊनी कपड़े का सबसे पहला कारखाना कानपुर में लगाया गया, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। कानपुर में लगाया गया जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, जिसकी स्थापना 1776 में होती है। बिल्कुल टिक करो, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या होता है हौजरी? कौन सा हौजरी होता क्या चीज है? वो बिल्कुल सही, लुधियाना। लेकिन हौजरी होता क्या है? सूती कपड़ा। हाँ जी, बिल्कुल, जो सूती का कपड़ा बिल्कुल सूती कपड़ा जैसे होता है, उसके ऊपर डिजाइन करना, कुछ भी कलाकारी करना, मतलब कपड़े के साथ जो भी अपने डिजाइन करना, उसके ऊपर कलाकारी करना, उसे हौजरी उद्योग के नाम से जानते हैं। और पंजाब का लुधियाना शहर हौजरी उद्योग के लिए फेमस है। पंजाब का लुधियाना शहर किसके लिए? हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें से कोई ज्यादा पर्सन नहीं बनेंगे, आपको नॉर्मल से याद रखना। लास्ट पर्सन, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? राजस्थान। भारत में सर्वाधिक सीमेंट कहां से प्राप्त होती है? राजस्थान से प्राप्त होती है। और राजस्थान का बता देता हूं, राजस्थान में सीमेंट उद्योग कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, लाखेरी बूंदी के अंदर भी है।
चित्तौड़गढ़ के अंदर भी और लाखेरी बूंदी के अंदर आपसे क्या पूछ रहा, भारत में सीमेंट उत्पादन का अग्रणी राज्य है, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, राजस्थान भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करता है। यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं और वही आप वापस कूपन कोड को यूज करना, और बिल्कुल इतने ही पर्सन आपके कंप्लीट करवा दिए। आपको पूरी पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, देख लेना। और कल न्यू टॉपिक के साथ अपने वापस पढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया बटन को, और वीडियो को शेयर नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए जय हिंद।